Okay, so hello everyone. Very good morning to all of you guys, and welcome to your daily news analysis with me, Ashish Malik. I really hope guys everyone is doing good. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और सभी लोग क्लास में आ चुके हैं. सो बात करते हैं आज के हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस की. आज है 30th of August और हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आज के न्यूज़पेपर, मल्टीपल सोर्सेज, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और साथ ही साथ में करेंगे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलोंग विद द एमसीक्यूज. देखिए, इस क्लास की यही खासियत है कि सिर्फ हम करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं है. करंट अफेयर की बेसिस पे जो है हम आपको एवरी सिंगल डे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं और एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाते हैं. सो गाइज, मेक श्योर दैट यू कम टू दीज क्लासेस एवरी सिंगल डे एंड यू ट्राई टू बिकम बेटर एंड बेटर इन करंट अफेयर्स. तो यही कोशिश है. और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों. और साथ ही साथ में यू हैव टू मेक श्योर कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको शेयर और लाइक भी जरूर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच पाए. ये सुबह एवरीडे क्लासेस हैं जो आपको फॉलो करनी है. आज की क्लास की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट ऑफ द डे के साथ में. एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर एक बड़ी अच्छी लाइन है कि एजुकेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स होप एंड होप ब्रीड्स पीस. तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आखिरकार एजुकेशन कैसे शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, तो भाई शांति बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा हथियार है एजुकेशन. वो लाती है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से आती है उम्मीद और उम्मीद सबसे बड़ा पिलर है शांति के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझते उनको ये बात समझनी चाहिए. इसीलिए यूनिवर्सल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है. सब लोग पढ़ लिख जाएंगे और एजुकेशन के अंदर मुझे लगता है, पर्सनली मेरा मानना है कि एजुकेशन के अंदर आपके सभी तरह के जो सभी तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आज समाज की, उनका मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो एजुकेशन के अंदर ही छिपा है. बाकी दोस्तों, आपको मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर. फॉर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स सारे मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं अलोंग विद द करंट अफेयर्स. और बहुत सारे क्रैश कोर्सेज भी आपके लिए हैं. सो आप जरूर एक बार चेकआउट करना मेरे कोर्सेज को और फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे. और आज का जो पीडीएफ होने वाला है, जो भी मैं डिस्कशन करूंगा, उसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल आशीष मलिक अनअकैडमी से डाउनलोड कर लेना. तो अगर आपने चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि यहीं पे आपको इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा. एवरी सिंगल डे यहीं पे मैं शेयर करूंगा, तो आप इसको जरूर ज्वाइन भी कर लीजिएगा. चलिए, हमेशा की तरह जो आज हम शुरुआत करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द एमसीक्यूज. और हाँ भाई, जिस भी बच्चे को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, प्राइस हाइक होने वाला अनअकैडमी प्लस पे, तो दोस्तों ये रेफरल कोड है आशीष मलिक. इसे यूज करके 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, गाइडेंस भी मिलेगी आपको मेरी तरफ से. कोशिश कीजिए प्राइस हाइक होने से पहले पहले इसी महीने 31 अगस्त से पहले पहले जरूर सब्सक्राइब करें. चाहे आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो भी आपको लगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, मेक श्योर कि आप ये रेफरल कोड जरूर यूज करें, तभी आपको डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स मिलेंगे. साथ ही साथ में फ्री टेस्ट सीरीज और बहुत कुछ अनअकैडमी प्लस में मिलेगा. लेकिन प्राइस हाइक से पहले, यानी कि आप जो है 31 से पहले पहले सब्सक्राइब कीजिएगा. तो आज दोस्तों 30 अगस्त, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया, तो 30 अगस्त के जो डेली एमसीक्यूज है उनके बारे में बात करते हैं. 3 सवाल मेरे पास मैं आपसे पूछूंगा. तो शुरुआत के 3 जो सवाल है ये क्लास में हमने किए हैं. सो उम्मीद करता हूं कि आप जो है इनका आंसर जरूर देंगे. तो दोस्तों चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं अपना आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन हमारे 3 एमसीक्यूज के साथ में. पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पे. सभी बच्चों को आंसर देना है. सभी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबको आंसर भी देना है और नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको आंसर देना है. सो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, यू हैव टेल मी व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज ई वीजा सिस्टम. सबसे पहले आपको बताना है कि इंडिया के ई वीजा सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, इट इज अ रेगुलर वीजा इशूड इलेक्ट्रॉनिकली. द एलिजिबिलिटी सिस्टम, the eligibility criteria for obtaining e-visa regime require the applicant to have at least 6 month passport validity at time of applying. पहला एक मेन क्राइटेरिया यही है, ई वीजा उसी को दिया जा सकता है जिसमें कम से कम
6 मंथ की पासपोर्ट की वैलिडिटी हो जिस टाइम पे अप्लाई किया जाए। और तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है नोडल मिनिस्ट्री है जो इशू करती है फॉरेनर्स को ये वीजास। आपको मैं आप जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर डाल के ए बी सी या डी जो भी आपको ठीक लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर बताएं। और आपको पता है कि ई वीजा सिस्टम अभी फिलहाल न्यूज में क्यों है दोस्तों? न्यूज में है बिकॉज ऑफ अफगान क्राइसिस। जो अफगानिस्तान के अंदर जो रिफ्यूजी क्राइसिस है उसकी वजह से न्यूज में है, चर्चाओं में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और हम जो है सबके ट्रेडिशनल जो नॉर्मल फिजिकल वीजा है वो हमने कैंसिल कर दिए सभी अफगानिस्तान के नेशनल्स के। अब हम ई वीजाज अप्लाई कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। बच्चों का आंसर आया है, अतुल, मीता, लक्ष्मी, आदित्य, सबके आंसर आ रहे। देखिए यहाँ पे आंसर जो है दोस्तों इट हैज टू बी बी। ये आंसर बी होगा। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम इज विद द थर्ड, मिनिस्ट्री यहाँ पे गलत है। देखिए ई वीजा सिस्टम के लिए इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये जिम्मेवार नहीं है दोस्तों, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो है नोडल एजेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक वीजा या कोई भी वीजा जो इशू करती है। तो वीजा इशू करने का आप देखिए दो चीजें यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती हैं। आपको लगेगा कि फॉरेनर्स के लिए है तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री होगा, बट रियलिटी में क्या है, हम किसी को अपने देश में आने की परमिशन दे रहे हैं तो देश के अंदर कोई आ गया तो फिर हमारे होम अफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो याद रखना है कि होम अफेयर नोडल एजेंसी है। तो अमित शाह जी से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी को अगर इंडिया में आना है। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल हमने क्लास में भी किया था तो आपको बताने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, fair and remunerative prices in India has been fixed in line with the recommendation of Commission of Agriculture Cost and Prices CACP। हमारे देश में फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है, आपको ये भी बताया था मैंने कि ये जो कीमतें हैं सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के ऊपर अप्लाई होती हैं। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एमएसपी होता है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है आपका एफआरपी का। एफआरपी जो है गन्ने के लिए, शुगर केन के लिए दिया जाता है और एफआरपी को फिक्स किया जाता है जो भी रिकमेंडेशन देता है हमारा कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। एफआरपी शुगर केन इज डिटरमाइंड अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। और तीसरा स्टेटमेंट है, जो स्टेट एडवाइस प्राइसेस हैं एसएपी, उनको अनाउंस किया जाता है जो भी की शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश है फॉर एग्जांपल। और जो भी स्टेट एडवाइस प्राइसेस होंगी दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी हायर देन एफआरपी। एफआरपी से हमेशा ज्यादा ही होगी स्टेट एडवाइस प्राइसेस। तो आपको बताना है कि इस केस में आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से बताएं, मैं आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर डाल करके 2 A B C या D। और ये ध्यान रखना है कि एफआरपी का कॉन्सेप्ट ही है शुगर केन के लिए और किसी उसके लिए नहीं, स्पेसिफिकली इस चीज के लिए। अभी रीजन ये है दोस्तों, आपको पता होगा केस अभी आया था एफआरपी के ऊपर, तो कुछ यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज किए गए हैं, कुछ 5 रुपए पर क्विंटल प्राइस जो है इंक्रीज किया गया है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर आपका होगा डी। 2 का आंसर डी है भाई, सब लोग मार्क कर लो। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप जा करके चेक कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस को। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि एफआरपी को रिकमेंड कौन करता है और इसको अप्रूव कौन करता है, ये भी आपको मैं साथ साथ ऐड कर दूं। जो अप्रूव करने का काम है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, ये भी आपको बताऊं। कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, वो फाइनली अप्रूव करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको अनाउंस करती है। लेकिन रिकमेंडेशन कौन देता है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के लिए भी यही फॉर्मूला है, एमएसपी की रिकमेंडेशन भी यही कमीशन देता है। अप्रूवल कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स करती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शुगर केन इंडस्ट्री के लिए। तीसरा और आखिरी सवाल सुजलम कैंपेन के बारे में, मैंने ये भी आपको क्लास में करवाया था 3 दिन पहले। बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द सुजलम कैंपेन। नंबर 1 ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का। नंबर 2 इसका एम है टू क्रिएट मोर ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस को बनाना इसका कैंपेन का काम है। जल्दी से बताएं भाई यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर। सिर्फ 15 सेकंड आपके पास है। 3 A B C या D, जो भी आंसर सही लगे सब बच्चे पार्टिसिपेट करो।
पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, तो टेलीग्राम से जो पीडीएफ है उसको सब लोग जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट सबको पता है क्यों गलत है। सुजलम कैंपेन को फ्लैगशिप ये नीति आयोग का नहीं है, दिस इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये आपको मैंने स्पेसिफिकली बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसका ये इनिशिएटिव है सुजलम कैंपेन, जहां पे आपको बताया कि सोक पिट्स हम बनाने वाले हैं, ग्रे वाटर को डिस्चार्ज को रोकेंगे और ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस और ज्यादा बनाएंगे। इसमें आपको मैंने ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस ये दोनों चीजें आपको बताई थी, तो आंसर इसका होगा बी, बिकॉज ओनली सेकेंड इज करेक्ट। तो यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है भाई, आपको याद रखने चाहिए इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है, काफी मजेदार काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो पीडीएफ थोड़ा सा वार्म अप हो गया है, अगर वार्म अप हो गया है तो अब चलते हैं जरा हेडलाइंस की तरफ। और मैं आपको बताऊं एमसीक्यूज, तो भैया डेली प्रैक्टिस किया करो। मैं टारगेट आपको दे रहा हूं दोस्तों, आज जो भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए, अगर आपका टारगेट 2022 का है, अगर आपका टारगेट ये 2022 है तो फिर कोई बात नहीं, आप कम से कम डेली 15 से 20 एमसीक्यू भी करेंगे तो हो जाएगा। कम से कम मतलब महीने में 450 से 600 एमसीक्यूज आपको करने हैं, ठीक है। ये 2022 के लिए टारगेट है। अगर 2021 टारगेट है फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, फिर तो आपको कम से कम 150 से 200 एमसीक्यूज आपको करने ही करने हैं। तो कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। कल का पीडीएफ में मिल जाएगा, कल का पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये आपको डेली करना है भाई, और इसके लिए चाहे तो आप मेरी बुक्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। जो मेरी बुक्स हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, दिशा 365 के नाम से बुक है, 1000 प्लस के नाम से बुक है, आप इन बुक्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं जरा आगे। आज की पहली फर्स्ट जो न्यूज है द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से, वो है दोस्तों नीति आयोग। ये नीति आयोग की न्यूज है, इसको आप नीति आयोग के साथ जोड़ सकते हैं। तो भाई नीति आयोग जो है इसने जो है टैक्स ब्रेक के लिए बात करी है। नीति आयोग बैट्स फॉर टैक्स ब्रेक टू अचीव मोनेटाइजेशन गोल। अब यहाँ पे क्या चीज है देखो आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने बहुत डिटेल में बात किया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, राइट, जहां पे सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए रेज करने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला था। सरकार ने कहा था कि हम अपने एसेट्स को करेंगे मोनेटाइज, आपको याद होगा। तो मोनेटाइजेशन गोल को अगर अचीव करना है और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाइन को सक्सेसफुल बनाना है, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना होगा। रियल सक्सेस छुपती है इनकम टैक्स ब्रेक्स टू अट्रैक्ट द रिटेल इन्वेस्टर इनटू इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नीति आयोग हैज रिकमेंडेड। तो सबसे पहले ये कहा भाई देखो, अगर नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको इनकम टैक्स में रियायतें देनी पड़ेंगी। इनकम टैक्स में आपको थोड़ा सा जो लोग इस स्कीम के साथ जुड़ेंगे उनको इनकम टैक्स में ब्रेक आपको देना पड़ेगा। और अगर आपका टारगेट है 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करने का, तो उसके लिए बहुत जरूरी है दैट, और अगले 4 साल में अगर आपको करना है तो जितनी भी ट्रस्ट है दोस्तों, जैसे कि आपकी ये होगी इन्विटस होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जितनी भी ट्रस्ट हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं, उनको आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर लाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने पढ़ा होगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में, मान लीजिए कोई आदमी आज इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और कल को बिजनेस ना चले, तो बड़ी आसानी से वो अपना बिजनेस से एग्जिट कर सकता है। तो फेल जो बिजनेस हो जाते हैं उनसे एग्जिट करने का एक आसान तरीका है इंफॉर्मेशन बैंक्रप्सी कोड, जो है बड़ी आसानी से उसकी वैल्यू उसको दिलवा देता है, कम से कम रिस्क कवरेज उसका कम हो जाता है और बिना हैसल के, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की बजाय आदमी अपने बिजनेस से एग्जिट कर सकता है। और देखो सिंपल सी बात है कि आप तो इतना तो आप लोग भी समझते हैं, बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है हम ग्रो कैसे करेंगे ये तो सोचो, मगर साथ साथ ये भी सोचना पड़ता है कि हम इस बिजनेस से एग्जिट कैसे करेंगे। हर बिजनेस चलेगा, हर इन्वेस्टमेंट कामयाब होगी ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे नीति आयोग ने 2 बड़ी रिकमेंडेशन दी है कि पहली बात, जो भी इंसान नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में इन्वेस्ट करे उसको टैक्स बेनिफिट दिया जाए, और दूसरा जितनी भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं उनको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लाया जाए, ताकि जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी कंफर्टेबल हो जाएं।
और इसके साथ साथ जितने भी मोनेटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो इन्विटस है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, दोनों, ये दो बड़े ट्रस्ट हैं दोस्तों, एक INVITS इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रस्ट हैं कि दोनों को जो है, अगर हम चाहते हैं कि इनका इन्वेस्टर बेस बढ़ाया जाए, हम चाहते हैं कि लोग इन्वेस्ट करें, और कौन कौन से फील्ड हैं वो भी आपको पता है। हम हाईवे है, गैस पाइपलाइन है, रेलवे ट्रैक्स है, पावर ट्रांसमिशन लाइंस है, इस तरह से कम 10 सेक्टर से ज्यादा सेक्टर हैं, स्टेडियम्स हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं दोस्तों, जहां पे गवर्नमेंट जो है प्राइवेट को इनवाइट कर रही है, कि कह रही है कि भाई आप आए और आकर के जो है आप इन्वेस्ट कीजिए, नेशनल हम उनको मोनेटाइज करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है। मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में बहुत फर्क है। यहाँ पे हम सिर्फ जो है रिवेन्यू राइट्स देते हैं प्राइवेट कंपनीज को, कि आप खाली रिवेन्यू कलेक्ट कीजिए, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं है भाई। जो ऑनरशिप है वो अभी भी सरकार के पास ही रहेगी। तो दोनों में फर्क समझिए, मोनेटाइजेशन वर्सेस प्राइवेटाइजेशन, डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब ये जो इनका जो है रिकमेंडेशन, अगर आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो नीति आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि भाई ये सारी चीजें करो तभी आपका फायदा होगा। तो इसके लिए आपको बोल दिया, इन्विटस को लेके आओ बैंक्रप्सी कोड में, इंसॉल्वेंसी ऑप्शन दिया जाए एडेड कंफर्ट कस्टमर्स के लिए, टैक्स एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म लाए जाए जिससे ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो स्कीम की तरफ, टैक्स ब्रेक आप दीजिए, टैक्स बेनिफिट्स आप दीजिए, और एक्सपैंड कीजिए, इन्वेस्टर का बेस बढ़ाइए। और वो कैसे बढ़ेगा? इन्वेस्टर का बेस बढ़ेगा जब आप ये दो बड़ी ट्रस्ट को लेकर के आओगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर। अब इसमें एक चीज और है, अब इसमें हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसमें कुछ और स्पेसिफिक चीजें भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर आपको टैक्स एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म बनाना है, फॉर एग्जांपल, तो जितने भी टैक्स बेनिफिट्स आप देंगे, आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा कि आप टैक्स बेनिफिट्स दीजिए अंडर सेक्शन 45EC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब यहां से बनता है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बताइए, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54EC क्या है? सेक्शन 54EC के अंदर ही इनकम टैक्स बेनिफिट की 1961 में हम आपको बेनिफिट देंगे, एंड दे वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो सेक्शन 54EC है इनकम टैक्स का, ये अलाउ करता है टैक्स पेयर को टू ऑफसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम transactions in immovable properties through investment in bonds issued by some government backed infrastructure firm। हालांकि इससे एक नुकसान ये होगा कि सरकार को शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू का लॉस होगा। जब आप टैक्स बेनिफिट दोगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जो भी टैक्स पेयर होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे नहीं करना पड़ता। अगर आज कोई भी इन्वेस्टर जो है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसको कैपिटल गेन टैक्स, आपको पता है कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? मान लीजिए मैंने आज अपना पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया किसी चीज में, कोई भी मैंने किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, और उस 100 रुपए के बदले उस 100 रुपए से मैंने 120 रुपए कमाए लेट से, तो ये जो 20 रुपए का मेरा प्रॉफिट है ना, ये 20 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को, राइट? इसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब सरकार ये कह रही है कि जो इंसान इसके अंदर यहाँ पे करेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसको हम कैपिटल गेन से फ्री करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। डेफिनेटली दोस्तों, ये जो 20 रुपए के ऊपर टैक्स लगना था, अब सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, तो सरकार को रिवेन्यू लॉस तो होगा, थोड़ा बहुत टैक्स में कमी आएगी, टैक्स कम कलेक्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि वो इंसान अब खुल करके आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा। आप समझ रहे हैं? आपको इस बात को समझना है कि शॉर्ट टर्म में रिवेन्यू जाने दो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में इंडिया के लिए आगे चल के लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स देगा, राइट? अभी की प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वैसे तो जितनी भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वैसे तो आप देखोगे 2014 से इनका यूज किया जा रहा है, पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आज तक इनके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आई? बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इसीलिए नहीं आई इनके अंदर क्योंकि
ये जो ट्रस्ट है, चाहे वो REIT हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रियल एस्टेट कोई भी हो, जितनी भी ट्रस्ट इंडिया में काम करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उनको हम लीगल पर्सन नहीं मानते। अब अगर आप इनको लीगल पर्सन नहीं मानोगे, तब तक जब तक इनको आप IBC प्रोसीडिंग्स में लेकर के नहीं आ सकते। तो कोई भी इंसान यहाँ इन्वेस्ट करने से डरता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, कल को पैसा डूबा तो मेरे को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो लीगल पर्सन इनको पहले डिक्लेयर करना जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब IBC को हम इनको IBC के अंदर लेकर के आए। तो दो चीजें करनी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को हमको लीगल एंटाइटी, लीगल पर्सन अनाउंस करना होगा, और वी हैव टू गेट देम इनटू IBC प्रोसीडिंग, उसके परव्यू में इनको लेकर के आना पड़ेगा। समझे आप इस बात को? अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फिर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। सब बच्चे एक बार फटाफट से थम्स अप कर दें अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। इसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो आज का टॉपिक है, जो पहले हमने किया, ये जो हमने पहले डिस्कस किया, दिस इज इंपॉर्टेंट GS3। ये जरूर चेकआउट करते रहना, मेरे हर न्यूज में आपको पता भी चलेगा कि मैं एग्जाम में इसको कहां पे अप्लाई करने वाला हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से GS पेपर के लिए है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, दिस इज अगेन फॉर GS3, ये फिर से GS3 है। इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों इसमें जुड़ती है दोस्तों। अगली जो न्यूज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की कवर करने के लिए। द हिंदू न्यूज़पेपर में आई है फ्रंट पेज के ऊपर, ऑयल पाम प्लान इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों है दोस्तों कि आज एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो सरकार ने प्लान बनाया है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान बनाया है कि वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में करने वाले हैं प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ द ऑयल पाम्स। अब ऑयल पाम की कल्टीवेशन को क्यों कहते हैं रेसिपी ऑफ डिजास्टर, समझना होगा। क्योंकि बहुत और इसका एक हमारे पास प्रूफ भी है फिलहाल के लिए। अगर आप देखोगे, इंडिया ने तो प्लान बना दिया कि चलो चलिए नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार में करते हैं ऑयल पाम की खेती, लेकिन भाई साउथ ईस्ट एशिया का हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत बड़े स्केल पे, मैसिव स्केल पे ऑयल पाम की होती थी खेती, लेकिन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो गया रेन फॉरेस्ट का। बहुत बड़े स्केल पे रेन फॉरेस्ट बर्बाद हो गए, वहां की जो नेटिव बायोडायवर्सिटी थी वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, सिर्फ इस ऑयल पाम प्लांटेशन के चक्कर में। और वही सब चीज हमें सीखना चाहिए, हमें इंटरनेशनल एग्जाम्पल से सबक लेना चाहिए। अब हम जो हैं इतना कुछ जानते हुए समझते हुए कैसे आखिरकार अपने नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार को हम कैसे डिजास्टर के मुंह में डाल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी जरा समझेंगे। पहले तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11,040 करोड़ रुपए का एक नया बहुत एम्बिशियस प्लान बनाया है, नेशनल मिशन ऑन द एडिबल ऑयल पाम। ये करके एक मिशन है 11,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का, और इसके तहत जो है हम लेके आने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार में एक्सपैंड करेंगे अपने ऑयल पाम। अब कंसर्न्स ये हैं, लोग जो इसके बारे में कंसर्न कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, सबसे पहला इसका असर क्या होगा, कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ द ट्राइबल लैंड्स। पहली बात भाई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और अंडमान निकोबार में आप सब जानते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, राइट। अब एक तरफ तो हम ट्राइबल्स को उनकी जमीनों का हक देते हैं नेशनल फॉरेस्ट एक्ट में, जो नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है 2006 की। एक तरफ तो हम ट्राइबल्स को कम्युनिटी राइट देते हैं, उनकी ट्राइबल लैंड्स का अधिकार देते हैं, और यहाँ पे उनकी जमीनों पे हम जबरदस्ती करके ऑयल पाम कल्टीवेट करना चाहते हैं। दैट मीन्स उनकी कम्युनिटी ऑनरशिप को हम ब्रेक कर रहे हैं। और दूसरा समझने वाली बात यह कि जो ऑयल पाम जो है, ये एक ऐसी प्लांटेशन है जिसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए दोस्तों, बहुत ज्यादा वाटर गजलिंग प्लांट्स है। जहां भी ऑयल पाम लगाना पड़ेगा वहां पे बहुत सारा पानी इसके लिए चाहिए। और ये मोनोकल्चर क्रॉप है। मोनोकल्चर क्रॉप का मतलब होता है जहां पे ऑयल पाम लगेगा उसके साथ में आप और कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते। भूल जाइए मिक्स फार्मिंग का कॉन्सेप्ट, भूल जाइए सारे कॉन्सेप्ट्स। मोनोकल्चर है, और साथ ही साथ में बहुत समय लगता है इसको तैयार होने में। इसका है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड।
अब लॉन्ग जेस्टेशन का मतलब है दोस्तों कि इसको प्रिपेयर होने में भी बहुत टाइम लगेगा, विच इज टोटली अनसूटेबल फॉर अ स्मॉल फार्मर। देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और अंडमान निकोबार में आप समझें कोई बहुत बड़े फार्मर नहीं है दोस्तों, ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, बहुत ही छोटे, बहुत ही आपके स्मॉल फार्मर है, एकदम मार्जिनल फार्मर रहते हैं। और एक छोटा और मार्जिनल फार्मर ये नहीं कर सकता कि 6-6 महीने 8-8 महीने वो सिर्फ एक ही कल्चर को लेकर के या एक ही क्रॉप को लेकर के वेट करे, उसकी फार्मिंग इनकम पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिजास्टर है, इट इज अ बिग डिजास्टर फॉर इनकम ऑफ द फार्मर्स, इट इज अ बिग डिजास्टर फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो दोस्तों। हालांकि सरकार ये कहती है कि नहीं, जो लैंड प्रोडक्टिविटी है पाम ऑयल की वो ज्यादा है किसी भी ऑयल सीड से, तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने तो लैंड क्लियर कर दी, इसको शुरू किया जाएगा। और इसके ऊपर कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है। कांग्रेस ने ये कहा है कि 1980s में भी ये प्लान था। कांग्रेस ने दावा किया है कि भाई हमने इस प्लान को स्टडी करके रिजेक्ट किया था, ये प्लान कोई आज का नहीं है, 1980s में भी बात हुई थी। अगर उस टाइम रिजेक्ट किया था क्योंकि हम समझते हैं कि पाम ऑयल को अलाउ करना है एक रेसिपी फॉर इकोलॉजिकल डिजास्टर। हालांकि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी दिया है कि पतंजलि और अदानी को बेनिफिट चाहिए क्योंकि दोनों ही एडिबल ऑयल्स बनाते हैं और इनको प्रमोट करने के लिए, इनके एडिबल ऑयल्स के लिए ज्यादा जमीनें देने के लिए ऐसा प्लान किया गया है। पर वो खैर हम उस चीज में नहीं जाते, ये पॉलिटिकल एक अलग चीज है दोस्तों। और ऑयल पाम के बारे में याद रखना, ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव स्पीसीज हम क्यों कहते हैं इसको, जहां भी ये जाती है इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज नेटिव वेजिटेशन। जहां भी लगेगी उस जगह के जो अपने खुद के डोमेस्टिक जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको खत्म कर जाती है, खा जाती दोस्तों। क्योंकि ये इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, जितना न्यूट्रिशन बाकी प्लांट्स का है वो भी खुद ही खा जाएगी। जहां लगाओगे सिर्फ यही लगेगी, इसलिए तो कहा था मैंने कि सिर्फ और सिर्फ मोनोकल्चर प्लांट है। जहां ऑयल पाम होगा वहां सिर्फ ऑयल पाम होगा, कुछ भी नहीं होगा। एंड इट इज नॉट अ नेचुरल प्लांट, इट्स नॉट अ नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो मत लगाइए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ऑयल पाम। इसका जो इंपैक्ट होने वाला है बायोडाइवर्सिटी पे, सॉइल कंडीशंस पे, वो इतना ज्यादा खराब होगा कि हो जाएगा पूरा का पूरा इकोलॉजिकल डिजास्टर। तो ये आपको समझना होगा, और ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये गुवाहाटी बेस्ड जो बायोलॉजिस्ट है उनका दावा है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो गवर्नमेंट करने जा रही है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं इस टॉपिक के ऊपर। लेट्स राइट अ क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आज का। और मैं देख रहा हूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप लोग आंसर नहीं लिख रहे हो यार। आंसर नहीं लिखोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर है आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर ड्रॉप किया करो। अगर कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपके आंसर नहीं रहेंगे तो मैं कैसे उनको इवैल्यूएट करूंगा, उन पर रिव्यू कैसे करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट्स प्लान टू aggressively government's plan to aggressively cultivate palm oil in northeastern states and Andaman Nicobar needs to be re-evaluated given environmental and economical concerns. Discuss. इसको लिखना है आपको 200 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में लिखिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और क्या है इसमें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर GS3, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा सा जब आप लिखेंगे ना तो ब्रीफली इसमें एक चीज और एक्सप्लेन कीजिएगा। जो नेशनल मिशन है ऑयल पाम का, उस पर भी थोड़ा सा हाईलाइट डाल दीजिएगा।
जो हमने अभी पढ़ा नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल, उस पर भी थोड़ा सा ब्रीफली उसको भी हाईलाइट कीजिएगा कि गवर्नमेंट का प्लान देखो, उसको इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है। आप ऐसे आंसर लिखना, पहले आप लिखना कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन उसके बाद हमारे कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स दो लिखना, एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है, इकोनॉमिकल कंसर्न क्या है, और आखिरी में लिखना वे फॉरवर्ड कि क्या किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए। ये स्ट्रक्चर, ये फ्लो आपका रहना चाहिए, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूं ना, सच में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चंस नहीं लिखे तो फिर कोई फायदा नहीं है, इतनी मेहनत करने का, क्वेश्चन देने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर मेरे को आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ और बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज जो है, व्हाई आर हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, why are hydrological projects in the Himalayas are risky। आखिर क्यों जो हम हिमालयाज के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो क्यों इतने रिस्की हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन हिमालयाज को लेकर के काफी दिन से वी आर सीइंग कि काफी ज्यादा न्यूज में ये इंफॉर्मेशन, ये बात बनी हुई है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है हमारी, इन एन एफिडेविट प्लेस्ड इन सुप्रीम कोर्ट अर्लियर दिस मंथ हैज डिस्क्लोज्ड इट हैज परमिटेड 7 hydroelectric power projects which are reportedly in advanced stages of construction to go ahead। हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने तो कर दिया है, गो अहेड कह दिया है कि भाई बनाओ, जाकर के डैम्स बनाओ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाओ। मगर इस फैसले को हमें एक बार रिकंसिडर क्यों करना चाहिए? क्या रिस्क है हिमालयाज के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का, जिसको सरकार मंजूरी दे रही है मगर एनवायरमेंटलिस्ट इसको मना कर रहे हैं। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट्स का मामला है, इनमें से एक है 512 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जोशीमठ में, उत्तराखंड में। दैट वाज डैमेज्ड बाय फ्लड इन फरवरी। अगर आपको याद होगा, फरवरी में जितने भयंकर लेवल पे फ्लड आई थी, जब आपका वो हुआ था ग्लेशियल लेक आउटफ्लो हुआ था, ग्लोफ हुआ था, उसके बाद कितनी तबाही मची थी यहाँ पे। तो फरवरी में जहां पे फ्लड आई हो, वहां पे आप बना रहे हैं तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स आर ऑनगोइंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट गवर्नमेंट हैज अ फॉर्मल यूनिफॉर्म पोजीशन ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन दी उत्तराखंड रीजन। स्पेशली उत्तराखंड तो काफी ज्यादा वल्नरेबल है ही। अब इसका बैकग्राउंड सुनिए कि ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है, इसका क्या बैकग्राउंड है। सबको 2013 का केदारनाथ फ्लड याद होगा, ठीक है। 2013 में जो केदारनाथ में फ्लड आई थी, जिसमें कम से कम 5000 लोग मारे गए थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट किया था जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड के, और कहा था कि भाई एक रिव्यू करना चाहिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ऐसे प्रोजेक्ट्स पे कि क्या इनका भी कुछ रोल है, क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कोई रोल है डिजास्टर को एम्पलीफाई करने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने तभी सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया था। 17 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, जिसमें एक बहुत फेमस रवि चोपड़ा जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने उस कमेटी में पार्टिसिपेट किया, वो चेयरमैन थे उसके। और उन्होंने एग्जामिन किया कि क्या रोल है 24 ऐसे ही प्रपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अलकनंदा और भागीरथी बेसिन के अंदर, जिसमें गंगा और बाकी सब ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडेड है। रवि चोपड़ा कमेटी के हिसाब से उन्होंने कहा कि 23 प्रोजेक्ट्स would have irreversible impact on ecology of the region। 24 प्रोजेक्ट में से 23 प्रोजेक्ट ऐसे पाए गए कि अगर ये बना दिए गए, अगर आपने यहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना दिया, इसका इंपैक्ट रहेगा इररिवर्सिबल। ये उल्टा मुड़ ही नहीं सकता, ये वापस जा ही नहीं सकता। इसको फॉलो करते हुए 6 प्राइवेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स, जिनके प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर, they implemented themselves in the case on the ground that since their projects had already been cleared for construction before Kedarnath, they should be allowed to continue। हालांकि जो प्राइवेट डेवलपर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई अब हमारा पैसा लग चुका है, हमें तो क्लियरेंस मिल चुकी है, और हमारा जो क्लियरेंस है वो केदारनाथ ट्रेजेडी से पहले का है, तो हमें
अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। so, वहीं से सारा ये मामला, वहीं से सारा केस जो है शुरू आपका हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, एक नई कमेटी बनाई टू सेट अप टू एग्जामिन देयर केस। और नई कमेटी जो थी, विनोद तारे इसके चेयरमैन बनाए गए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर को भी लीड करते हैं। उन्होंने कंक्लूड किया दैट दीज प्रोजेक्ट्स कुड हैव अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इंपैक्ट। तो दोबारा इस विनोद तारे कमेटी ने भी कहा कि सर ये बना दिए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2015 में फिर एक और कमेटी बनाई, बीपी दास कमेटी, who was also part of the original committee but had filed a dissenting report. Das committee recommended all 6 projects with design modification to some. अब देखो वही वाली बात है, अब आप समझिए ना इस बात को, बार बार सरकार खुद ही प्रेशर डाल रही है, सरकार खुद ही जबरदस्ती प्रेशर डाल रही है कि भाई अब पास करो पास करो पास करो, और फाइनली फिर जो है इसको कुछ प्रोजेक्ट्स को पास करवाया गया। अब इसके आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता है सारा मामला क्या कैसे क्या चलता है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें अब इनको ध्यान में रखते हुए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन फ्रेजाइल इकोलॉजी and geography, hydro projects in Himalayas are double-edged swords. Given fragile ecology and geography, hydro projects in Himalayas are double-edged swords. You have to critically examine. 250 words, 15 marks. Important for GS3। इकोलॉजी और ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है और बताना है कि क्यों मैं कह रहा हूं कि हिमालयाज के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो दो धारी तलवार हैं। दो धारी तलवार का मतलब है इनके प्रॉस भी हैं और इनके कॉन्स भी। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो आप बताना व्हाई इन न्यूज, अभी क्यों है, क्या मामला है, आप वो बताना। उसके बाद आप बताना कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके फायदे क्या हैं। ऑफ कोर्स एनर्जी तो एक मेन मामला है, लेकिन उससे ज्यादा उसके जो फायदे हैं, एडवांटेज ऑब्जेक्टिव समझ में आता है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे कंसर्न्स हैं, कॉन्स ज्यादा है, और उन कंसर्न्स के लिए आपको बताना है वे फॉरवर्ड क्या होगा। आप एक सॉल्यूशन बताएंगे, वे फॉरवर्ड बताएंगे, पहले आप कंसर्न बताओ कि क्या क्या कंसर्न है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग जो है अभी कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी मुझे बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से हिमालयाज के अंदर क्यों नहीं बनाने जाने चाहिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, क्यों है इकोलॉजी फ्रेजाइल, क्यों है ज्योग्राफी फ्रेजाइल, क्यों है। भाई सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हिमालयाज जो है हमारे, हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स, और यंग फोल्ड माउंटेन्स होने के साथ साथ यहाँ पे हमेशा एक खतरा बना रहता है, चाहे वो लैंडस्लाइड का खतरा हो, लैंडस्लाइड्स का खतरा है, अर्थक्वेक का खतरा है, साथ ही साथ में यहाँ पे जो है आपका फ्लड्स का खतरा बना रहता है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स जो है हमेशा उनके अंदर यू हैव मोर सेडिमेंट्स, बहुत सारा सेडिमेंट रहता है, और फ्लो बहुत, जितनी भी रिवर्स है हिमालयाज की दे आर यंग रिवर्स। अब यंग रिवर है, बहुत सारा वॉल्यूम पानी की बहुत ज्यादा है, और पूरा साल पेरिनियल है, पूरा साल फ्लो करती हैं, सेडिमेंटेशन ज्यादा है, बहुत सेडिमेंट लेकर के आती हैं, तो कभी भी ओवर फ्लडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। ऊपर से एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, क्लाइमेट चेंज का एंगल भी लिखना। क्लाइमेट चेंज का एंगल ये लिखना कि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ना, तो ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से हमेशा ग्लेशियल लेक आउटफ्लो का खतरा रहता है, जो अभी हुआ था रिसेंटली, जो अभी रिसेंटली फरवरी में हुआ था।
तो हमेशा ग्लेशियर लेक्स के आउटफ्लो का खतरा रहता है। और ऐसी कम से कम, अभी कम से कम, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 200-300 और ऐसी लेक हैं जिनमें कभी भी फ्लड्स आ सकती है। इसीलिए भी हिमालयस और वल्नरेबल बन जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब आपको इसमें मेंशन करनी है। तो इसमें आपको जस्टिफाई करना होगा कि वहां की इकोलॉजी भी फ्रेजाइल है, वहां की ज्योग्राफी भी फ्रेजाइल है। तो ज्योग्राफी और इकोलॉजी दोनों को ध्यान में रखते हुए हिमालयाज के अंदर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पे उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के, इसलिए डबल एजेड स्वॉर्ड है। फायदे बताना, नुकसान बताना, वे फॉरवर्ड, और आखिरी में इस टॉपिक को करना है कंक्लूड। तो कंक्लूजन जरूर लिखना। ये फ्लो होगा आपका, ये लिखने का तरीका होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं। इसी अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में आज ही इसका आंसर लिख करके नीचे ड्रॉप कर देना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और सबके आंसर रिव्यू करूंगा। मैं पर्सनली कमेंट दूंगा, लेकिन ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू करो। आप लोग चालू नहीं कर रहे, मेरे को बहुत खराब लगता है। तो आज ही प्लीज स्टार्ट कीजिए अपनी आंसर राइटिंग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चेंज कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे न्यूज पे जरा मूव ऑन करते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है सर, और देखिए मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूं, मेरी बुक है दिशा 365 के नाम से, मेरी करंट अफेयर की बुक है। और ये जो बुक है दिशा 365 की 2 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें पूरे साल के करंट अफेयर भी कवर्ड है, और पूरे साल के करंट अफेयर के साथ साथ उसके अंदर हर टॉपिक के ऊपर मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो उस बुक को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये है इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड है, आईआर का टॉपिक है GS2 के लिए। कौन है इस्लामिक स्टेट खुरासन? Who are Islamic State Khorasan? What is ISIS? ISIS का K group क्या है दोस्तों? That group has record of lethal attacks and finds the Taliban too moderate. अब यहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ लोग मारे गए हैं, कई जगह एक्सप्लोजन हुए, काबुल के हामिद करजाई एयरपोर्ट पे, अगर आपको याद होगा। अफगानिस्तान के अंदर ये जो ऑफशूट है टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट, तो आईसिस खोरासन जो है, उन्होंने इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब आपको समझना होगा कि भाई खुरासन प्रोविंस है, क्या चक्कर है और कहां से ये सारा मामला जुड़ता है। उसके लिए एक तो आपको मैप देखना है पहले तो पहले तो जल्दी से आप इस मैप को जरा देखिएगा। अगर आप यहाँ मैप देखेंगे तो भाई ये तो है दुरंद लाइन, अगर आपको पता ही होगा, दिस इज डुरंड लाइन, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो है बॉर्डर है। और ये पूरा जो एरिया है, इसमें देखो जो खुरासन है आपका, यहाँ ये पूरा का पूरा, कुछ इसमें एरिया ईरान का भी है, कुछ इसमें तुर्कमेनिस्तान का भी एरिया है, अफगानिस्तान का भी एरिया है। ये जो पूरा एरिया है इसको हम कहते हैं खुरासन एरिया। अब देखिए होता क्या है ना, कि जब पॉलिटिकली देश बढ़ते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से नक्शे बनाती हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री सेट करती हैं, तो वहां के जो ट्राइबल्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको ध्यान में नहीं रखती बहुत बार। अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही मामला है कि अलग अलग 3 देश, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा कॉमन कल्चर है एंड दिस हैज टू बी वन सिंगल ग्रुप। तो इस प्रोविंस के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं फाइटर्स, उनको नाम दिया गया आइसिस के खुरासन ग्रुप। अब इसका नाम, कई तरह के नाम है इसमें। इसको स्टेट इन खुरासन प्रोविंस भी कहते हैं, इसको आइसिस के या ISKP, आइसिस के कई अलग अलग नाम है। That group takes its name from the Khorasan province, वो एरिया that once included wide swaths of Afghanistan, Iran, Central Asia in the Middle Ages. तो यहां से एक MCQ बन सकता है। MCQ ये बनेगा कि भाई जो आपका खुरासन है प्रोविंस, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड हुआ करती थी। तो अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में भी तुर्कमेनिस्तान का एरिया खास तौर पे। ये कहां कहां ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल? जिन्होंने अटैक किया है अफगानिस्तान पे, जिन्होंने अटैक किया है अफगानिस्तान पे, अटैक करने वाले कहां कहां पे ऑपरेट करते हैं? ये एक ऐसी मिलिटेंट ब्रांच है, आइसिस की एक मिलिटेंट ब्रांच है जो मेनली एक्टिव है बॉर्डर रीजन ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान में और नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर। सब लोग नोट डाउन कर लीजिए कि खास तौर पे आइसिस के जो है, ये आपके ईस्ट अफगानिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान में ऑपरेट करती है।
नॉर्थ पाकिस्तान का एक आपका है नंगरहार प्रोविंस है, वहां पे ये खास तौर पे ऑपरेट करती है। हालांकि इसके ऑपरेशंस आल्सो इंक्लूड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, इंडिया तक भी इसका जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। 2015 में बनी थी ये आइसिस की खुरासन प्रोविंस। मैं सोच रहा हूं एक दिन आपको एक वीडियो कवर कराऊंगा ओरिजिन ऑफ आइसिस करके। किस किस बच्चे को देखना है ये वीडियो? अगर टॉपिक अच्छा है तो जरा फटाफट से थम्स अप करो और वीडियो को फटाफट लाइक करो अगर आप चाहते हो कि ओरिजिन ऑफ आइसिस के ऊपर मैं एक टॉपिक कवर करूं। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ओरिजिन ऑफ आइसिस के ऊपर, तो जल्दी से कवर कर दो, जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ सर ये करना है, हमको इंक्लूड करना है। चलिए इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। इसकी एक्टिविटीज हमने देख ली, उसके एरियाज हमने देख लिए दोस्तों, और ये टारगेट करती है अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, अफगान के पॉलिटिशियंस तक को भी टारगेट करती है, इवन तालिबान को भी टारगेट करते हैं ये रिलीजियस माइनॉरिटीज, शिया मुस्लिम, सिख, यूएस, नाटो फोर्सेस, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये किसी के सगे नहीं है भाई, सब पे अटैक करते हैं। हालांकि इट फेल्ड टू होल्ड एनी टेरिटरी इन द रीजन, सफरिंग ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ तालिबान एंड यूएस लेड मिलिट्री ऑपरेशन। इनको कोई टारगेट नहीं, इनको कोई टेरिटरी नहीं मिली। तो ये मत सोचना कि तालिबान के साथ जुड़े हैं, ये तालिबान के भी खिलाफ है। ये रिक्रूट करते हैं मोस्टली अफगान और पाकिस्तान की जो जिहादिस्ट है उनको ये रिक्रूट करते हैं, जिसके अंदर जो तहरीके तालिबान से लोग नाराज होके जाते हैं, अफगान तालिबान से, वो लोग फिर जाकर के इसमें मिलते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो खुरासन प्रोविंस है इट इज रन बाय पाकिस्तान आईएसआई। कुछ लोगों का ये भी दावा है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो इंटर स्टेट इंटेलिजेंस आईएसआई है वही इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है, ये भी एक दावा यहाँ पे बनाया जाता है। एनीवेज, क्योंकि न्यूज है तो हमें कवर करना था, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे ये भी कवर करना था कि क्योंकि इन्होंने अटैक किया भाई, अब इन्होंने क्योंकि अटैक किया है तो डेफिनेटली हमें इसको अपने न्यूज में कवर करना था। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो बात करेंगी राइट टू बी फॉरगॉटन की। जीएस पेपर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस का ये पार्ट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट है दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो अभी जुलाई में एक खबर आई थी, और जुलाई की एक खबर थी जहां पे आशुतोष कौशिक को तो आप लोग जानते होंगे, वही आशुतोष जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जिन्होंने बिग बॉस जीता 2008 में, एमटीवी रोडीज 5 भी जीता था आशुतोष ने। वो दिल्ली हाई कोर्ट गए इस जुलाई में और कहा कि मेरी जितनी भी वीडियो, जितने भी मेरे फोटोग्राफ, जितने भी मेरे आर्टिकल्स हैं, इन सब को मैं हटाना चाहता हूं इंटरनेट से, और कहा कि ये मेरा अधिकार है, आई हैव अ राइट टू बी फॉरगॉटन, आई हैव अ राइट टू बी फॉरगॉटन। अब ये क्या मामला है, क्या ये राइट टू बी फॉरगॉटन किस चीज का एक पार्ट है दोस्तों? नाउ दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स। अब ये ऐसी जो प्ली आई और कहा कि भाई राइट टू बी फॉरगॉटन है, मेरे अपलोड, मेरे वीडियो मैं चाहता हूं कि गूगल से हटा दिया जाए, इंटरनेट से हटा दिया जाए। अब ये मामला क्या है यहाँ पे? रिसेंटली देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये बात मानी है कि हमारी जो राइट टू प्रिवेसी, आप जानते हैं 2017 में पुत्तुस्वामी जजमेंट, आफ्टर पुत्तुस्वामी जजमेंट 2017 में राइट टू प्रिवेसी अब क्या था? इट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है, और उस राइट टू प्रिवेसी के अंदर ये भी इंक्लूड होता है राइट टू बी फॉरगॉटन। अगर मेरे को मेरी प्रिवेसी का कंसर्न है और मैं कहूं कि भाई मेरे जितने भी वीडियो है यूट्यूब पे, मेरे कोई भी फोटो है गूगल पे, प्लीज आप उनको हटा दिया जाए, तो बिल्कुल डेफिनेटली राइट टू प्रिवेसी के अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी लेफ्ट अलोन, ये दोनों राइट्स इसके अंदर आते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत रेलेवेंट भी है, क्योंकि आजकल तो राइट टू प्रिवेसी को लेकर के तो आग लगी है पूरी दुनिया में, तो आपका टॉपिक बहुत रेलेवेंट भी दोस्तों। अब देखिए क्या है, अभी ये तो आशुतोष कौशिक का केस था, और अभी रिसेंटली एक बंगाली एक्टर है, उन्होंने भी कहा है कि भाई मैं भी राइट टू बी फॉरगॉटन करना चाहता हूं। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है ये आता है आपका अंडर इंडिविजुअल राइट टू प्रिवेसी which is governed by Personal Data Protection Bill that is yet to be passed by the Parliament. Personal Data Protection Bill 2019 में इसका ड्राफ्ट आया था। अभी भी हालांकि इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, कम से कम 5वीं बार, 5th टाइम इसको एक्सटेंशन मिली है, इस पे भी चल ही रहा है, रिव्यू चल ही रहा है, कुछ हो नहीं रहा है बस।
तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर अगर आपने ड्राफ्ट पढ़ा होगा तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर साफ तौर पे लिखा था कि एक इंडिविजुअल को अपनी प्रिवेसी का अधिकार है, उसमें राइट टू बी फॉरगॉटन का भी अधिकार है। राइट टू बी फॉरगॉटन की जो डिटेल है ये मेरी बुक दिशा 365 में भी मैंने कवर किया, वहां से भी पढ़ सकते हैं। 2017 में राइट टू प्रिवेसी को हमने डिक्लेयर किया फंडामेंटल राइट, मैंने आपको बताया लैंडमार्क जजमेंट है। और ये पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सी है, तो पुत्तु स्वामी जजमेंट आपको याद रहना चाहिए। और उस टाइम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपने आर्टिकल 21 पढ़ा होगा। जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस आर्टिकल 21 के अंदर ही हमने राइट टू प्रिवेसी को ऐड किया था। बोला भाई प्रिवेसी जो है एक असेंशियल कंपोनेंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, और उसी के अंदर, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पूरा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिया है, उसी के अंदर ये सारी चीजें ट्रिकल डाउन हो करके आती हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि राइट टू प्रिवेसी कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है। कुछ बच्चे राइट टू प्रिवेसी को आर्टिकल 19 लिख देते हैं, गलत है। राइट टू 19 नहीं है, आर्टिकल आपका आर्टिकल 21 आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू प्रिवेसी को लेकर के। सो लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाई मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको देता हूं, उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2020 का आप मेंस का पेपर उठा के देखो, 2020 के मेंस में 70% वो क्वेश्चन आए हैं जो मैंने इस तरह से क्लास में दिए थे। और जिन बच्चों ने उनकी प्रैक्टिस की थी उनके बहुत बढ़िया नंबर आए, बहुत अच्छे मार्क्स, उनके बहुत अच्छा पेपर हुआ था मेंस का। तो कोशिश करो कि आप लोग इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, एक बनता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी फॉरगॉटन is in sync with right to privacy and hence is and hence and hence essentially be given and protected. Right to be forgotten is in sync with right to privacy and hence essentially be given and protected. You have to critically analyze. क्रिटिकली एनालाइज मत करो, ये तो खैर क्या इसमें क्रिटिकली नहीं, आप इसको डिस्कस कीजिए, फर्क है। नाउ यू हैव टू डिस्कस 200 वर्ड्स के अंदर आप इसको कीजिए डिस्कस, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। राइट टू बी फॉरगॉटन क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है राइट टू बी फॉरगॉटन की, और क्यों ये राइट टू प्रिवेसी का पार्ट है, ये होगा तो क्या फायदा होगा, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बतानी, दैट यू हैव टू मेंटेन, दैट यू हैव टू टेल, ठीक है। इसको बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक और क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है यहाँ पे, right to privacy and associated rights can't be secured they cannot be secured without a comprehensive data protection law.
नाउ यहां पे यू हैव टू क्रिटिकली इवैल्यूएट in light of data protection bill 2019। ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये ऊपर वाला जो है ये भी GS2 है, नीचे वाला भी GS2 है, ठीक है। नीचे वाला जो है यू हैव टू राइट इन 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। भाई क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी जरा बताओ मेरे को, क्वेश्चंस की। और कोई आपको और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं इस बात को चैलेंज देता हूं। यही इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत है कि जो हम पढ़ते हैं उसको साथ साथ तुरंत एट द स्पॉट मैं जो हूं आपके लिए क्वेश्चंस बना करके देता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चंस और कहीं आपको नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा कि साथ साथ आपको क्वेश्चन बना के दे देगा। इस तरह से करीब करीब 2,500-3 हजार क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं अभी तक। तो कैसी है क्वालिटी, क्वेश्चंस कैसे हैं, जल्दी बताइए। और अभी तक मैं देख रहा हूं बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो कम से कम यार क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं मेरे तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। अभी एक बार कर दो, ठीक है, थोड़ा सा अपना भी दिल खुश कर दो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और हर रोज सुबह आपके लिए क्लासेस आती, जल्दी स्क्रीनशॉट खींचो, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। अगली न्यूज पर भी तो चलना है। अगली जो न्यूज है हमारी, दैट इज नेक्स्ट न्यूज इज अगेन अबाउट GS3। GS3 की अगली न्यूज है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना को हो गए हैं 7 साल कंप्लीट। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक पोस्ट जारी की है और बताया है कि 7 साल के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। ये सबसे वन ऑफ द फर्स्ट स्कीम थी जो 2014 में आई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे पावर में। सबसे पहले आते ही इन्होंने सबसे पहले जो है इन्होंने ये पर्टिकुलर स्कीम को इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके अंदर अभी तक बताया गया है कि कम से कम 43 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज को बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ा गया है, जो जिनका आज जिन 43 करोड़ अकाउंट जो हैं उनमें टोटल कम से कम 1,46,231 करोड़ रुपए, यानी कि ये 43 करोड़ अकाउंट्स में आज इतना पैसा है और हमने 43 करोड़ अकाउंट खोले हैं। अब आप सब जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जल्दी से बताओ, बताओ मुझे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं नीचे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रधानमंत्री जन धन योजना में हम क्यों बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, क्यों लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ते हैं, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, जल्दी से कमेंट करके बताइए नीचे। बहुत बढ़िया, विजय लक्ष्मी ने सबसे पहले आंसर दिया। सब जानते हैं दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब जो ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग सर्विसेज यूज नहीं करते, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो आपको बैंक से इंश्योरेंस से जोड़ती है और आप उनका फैसिलिटी यूज नहीं करते, वो एक्सक्लूडेड है। लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में फाइनेंशियली उनको लिटरेट करना, उनको बताना कि भाई खाता खोलो, बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करो, उनको इन सर्विसेज से जोड़ने का मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और अब नए खाते हमने हमारे देश में, और बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द की टू ग्रास रूट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। बिना फाइनेंशियली इंक्लूड हुए लोग एम्पावर नहीं हो सकते। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए जो जो बेनिफिशियरीज हैं जिनके अकाउंट खुले हैं, उसमें जो आपके, अगर हम वेमेन की बात करें तो वेमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी दूंगा, क्योंकि जो महिलाएं अकाउंट खोल रही हैं सीधा सीधा पैसा उनके खातों में आता है। इस जन धन योजना के बाद ही हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी अंजाम दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार को जो बेनिफिट देना होता है, गवर्नमेंट को जो भी सब्सिडी देनी होती है, डायरेक्टली अकाउंट्स में आती है, जिससे बहुत बड़ा स्केल पे करप्शन भी रुका और बहुत सारी लीकेज भी रुकी, जो पैसा गलत डायरेक्शन में यूज हो रहा था।
तो प्रधानमंत्री जन धन योजना अनडाउटेडली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन इसकी हुई है। 43 करोड़ अकाउंट खोलना इज नॉट अ जोक। बहुत ज्यादा, आप देखिए ना देश की कितनी जनता को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ा गया। ये जो पूरी जर्नी है प्रधानमंत्री जन धन योजना की, जो पिछले 7 सालों में हुई है, it produced both transformational as well as directional change, thereby making the emerging financial inclusion ecosystem capable of delivering financial services to the last person of society and the poorest of the poor. ये बात को एक बहुत एम्फसाइज तरीके से सोचने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज भी और डायरेक्शनल चेंज भी लेकर के आया है। क्योंकि फाइनेंशियल इकोसिस्टम, फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोसिस्टम जो है, जिस तरह से एमर्ज हुआ है, जिस तरह से सोसाइटी के आखिरी इंसान तक हमने मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचाया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अमंग द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज इट इज एनेबलर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बिना फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकती। सबका साथ सबका विकास तभी है जब सब बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स हैव एक्चुअली ग्रोन 3 फोल्ड। पहले ये हुआ करते थे, मार्च 2015 की बात करें तो 14-14.5 करोड़ अकाउंट थे, अभी 43 करोड़ से ज्यादा अकाउंट है। 55% जन धन अकाउंट होल्डर्स औरतें हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बात है दोस्तों। यानी 55% अकाउंट हमने महिलाओं के खोले हैं इसके अंदर, और 67% जन धन अकाउंट जो है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। और यही है सबसे, दिस इज द रियल विन। क्योंकि जो अर्बन एरियाज में, शहरों में लोग हैं, लगभग सबके पास खाते हैं, लेकिन जन धन अकाउंट गांव और सेमी अर्बन एरियाज में, वहां तक फाइनेंशियल इंक्लूजन को पहुंचाना बहुत टेढ़ा क्रूशियल काम था। अभी भी 86% अकाउंट्स ऑपरेटिव है। देखो 43 करोड़ खुले, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे अकाउंट काम करते हो। आज भी 43 में से 36 करोड़ ऑपरेटिव हैं, लोग यूज कर रहे हैं। बाकी 14% अकाउंट ऐसे हैं जो जिन्होंने खुलवा तो दिया मगर उनको यूज नहीं कर रहे। लेकिन 86% ऑपरेशन भी बहुत है। और इसके अंदर टोटल रुपए कार्ड भी इशू किए गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर। कम से कम 31 करोड़ से ज्यादा लोगों को रुपए कार्ड भी इसमें दिए गए थे। तो ये जो सर्विसेज हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है दोस्तों, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कम से कम 30,945 करोड़ रुपए क्रेडिट किए गए हैं विमेन प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स के अंदर ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। कोविड में भी इस्तेमाल किया गया इन अकाउंट्स का, जहां पे डायरेक्टली गरीब कल्याण योजना में जो सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, लोगों को पैसे पहुंचाए, मदद पहुंचाई, कम से कम 30,945 करोड़ रुपए डाले गए इन अकाउंट्स के अंदर। करीब करीब 5 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स रिसीव द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। अब बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है दोस्तों जिनमें सीधा सीधा पैसा खातों में आता है, जो अपने आप में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके ऊपर कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसका मैं क्वेश्चन फ्रेम आपके लिए करने की कोशिश करता हूं कि क्या सवाल आ सकता है, यूपीएससी इस टाइप की चीज पूछ सकती है आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 इसके ऊपर बन सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन is the key to inclusive growth, and hence national development. Discuss in light of completion of 7 years, या आप ऐसे करो, in light of प्रधानमंत्री जन धन योजना completing
इट्स 7 years। ये आपको बताना है एंड दिस यू नीड टू राइट इन 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, इंपॉर्टेंट फॉर GS3। इसमें आप पहले तो ये बताना फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बताना, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन, अच्छा उसमें आप एक चीज और बताना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थोड़ा सा ब्रीफली, बहुत ही छोटा सा ब्रीफ में प्रधानमंत्री जन धन योजना को भी बता देना, कब शुरू किया, क्या क्या हमने इसमें किया, ये चीज। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ब्रीफली इस योजना के बारे में बताना। तीसरे नंबर पे आप बताना, तीसरे नंबर पे आप बताना ऑब्जेक्टिव क्या है या बेनिफिट्स क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेनिफिट क्या क्या है और कैसे इससे होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। इसको जस्टिफाई करना है आपको। फाइनेंशियल इंक्लूजन से इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, ये आपको जस्टिफाई करना है, और इसकी वजह से कैसे, हाउ नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। लेकिन साथ साथ में आपको थोड़े से चैलेंजेस भी बताने हैं। अभी तक पूरा इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूड नहीं हो पाया। आज भी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है आप देखेंगे 60 से 70% पे है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्यों नहीं हो पा रहे? लोग हैं वहां पे, सर्विसेज नहीं है, या लोगों का एक माइंड सेट है, या सारी चीजें, या सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये भी एक कंस्ट्रेंट है कि लोग प्रेशर में आके खाता खुलवा लेते हैं, यूज नहीं करते। ये सब चीज आपको बतानी है। और फिर आखिरी में आपको बताना है वे फॉरवर्ड कि कैसे हम फाइनेंशियली इंक्लूडेड इंडिया बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आंसर का फ्लो रहेगा, आपको बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ते हैं जरा। सो आई होप गाइस यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, छोटी सी न्यूज है, ये भी साथ साथ कवर कर लेते हैं, छोटी सी ही न्यूज है। ऑपरेशन देवी शक्ति न्यूज में अभी क्या हुआ, क्या रीजन है दोस्तों? देखिए, इंडियन एयरफोर्स के जो फ्लाइट्स हैं, उन्होंने 24 इंडियन और 11 नेपाली जो है इवैक्यूएट किए हैं काबुल से, और ये सब हो रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति के अंदर। तो देवी शक्ति के ऊपर छोटा सा अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ऑपरेशन देवी शक्ति की। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये क्या चीज है दोस्तों? ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जिसके तहत हम इवैक्यूएट कर रहे हैं इंडियन सिटीजन्स को एंड फॉरेन नेशनल्स को अफगानिस्तान में, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ काबुल। जब से जो काबुल में हम जो निकाल रहे हैं पूरे अफगानिस्तान से अपने इंडियंस को या किसी भी फॉरेनर्स को निकाल रहे हैं दोस्तों, इट इज ऑनगोइंग ऑपरेशन देवी शक्ति। तो कभी कभार इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, अलग से एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इंडियंस एंड फॉरेनर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वे, ठीक है। लास्ट न्यूज, आज की लास्ट न्यूज जो है ये क्या है? लास्ट न्यूज है सांभर लेक नीड्स फास्टर रिस्टोरेशन। समझिए आप इस बात को, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सांभर लेक को रिस्टोर करने की है जरूरत, क्योंकि सांभर लेक दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस सांभर लेक जो है दोस्तों कॉन्स्टेंटली हो रही है श्रिंक। काफी शॉकिंग है हम सबके लिए कि दुनिया भर में फेमस सांभर लेक जो एक सॉल्ट वाटर लेक है, सलाइन लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है, क्यों वो कॉन्स्टेंटली श्रिंक हो रही है? लगातार वो श्रिंक हो रही है। उसके अंदर सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर डिग्रेडेशन हो रहा है दोस्तों, माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आ रहे हैं। तो क्यों इसको, कैसे हमको इसको रिस्टोर करना चाहिए? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो अबाउट द राजस्थान सांबर लेक। तो सबको मालूम है कि कहाँ पे क्या है दोस्तों। तो स्टडी बताती है कि कॉन्स्टेंटली श्रिंक हो रही है, सॉइल मैंने बताया डिग्रेड है, वाटर क्वालिटी और माइग्रेटरी बर्ड सब एकदम डिक्लाइन पे अचानक आ गया है। ये राजस्थान के अंदर जयपुर और अजमेर के पास आपको यहाँ पे ये है आपकी सांबर लेक। इकोलॉजिकली आप देखिएगा 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर इन ईस्ट सेंट्रल राजस्थान, ये है देश की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर बॉडी। जी हाँ, हमारे पूरे देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर बॉडी अगर कोई है तो वो है राजस्थान की
सांबर सॉल्ट लेक। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है अरावली के अंदर एक डिप्रेशन। अरावली का डिप्रेशन का मतलब होता है जो इस तरह से ये होता है, नॉर्मल प्लेन ऐसा, और डिप्रेशन मतलब ऐसा आपका जो थोड़ा सा जो झुका हुआ एरिया कह लो, दबा हुआ एरिया कह लो, जहां पे फिर आपके बाद में पानी वगैरह भर के यहाँ पे लेक्स वगैरह क्रिएट होती है। किस चीज के लिए फेमस है? सांबर लेक फेमस है अपने सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द कंट्री। हमारे देश में जो है सबसे ज्यादा जो नमक जो है लार्जेस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग आपकी यहीं पे होती है। हर साल हजारों हजार माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे सांबर लेक पे। माइग्रेटरी बर्ड्स जो क्लाइमेट जब आपका वेदर चेंज होता है तो वेदर चेंज की वजह से अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके ज्यादा कंफर्टेबल लोकेशन पे जाते हैं और फिर वो सीजन होने के बाद वापस अपने घर जाते हैं। इसको माइग्रेटरी बर्ड्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इनलैंड, इनलैंड वाटर का मतलब होता है, इनलैंड का मतलब होता है अब इसका कनेक्शन किसी रिवर से नहीं है ना। इनलैंड इसको मैं क्यों कहता हूं, इनलैंड का मतलब है इसका किसी नदी से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही ये किसी नदी में मिलेगी जाकर के। और इनलैंड इसलिए है क्योंकि ये चारों तरफ से आपका जमीन में जमीन ही जमीन है, कोई इसका वो नहीं है। और इनलैंड वाटर्स वो होते हैं जो मेन कोस्ट लाइन के अंदर होते हैं। जो मेन आपकी कोस्ट लाइन, अगर यहाँ पे मान लीजिए इंडिया का मैप में ड्रॉ करूं, अब ये यहाँ पे लेक है, हमारी बाउंड्री के अंदर इंडिया में जो भी अंदर की तरफ पानी है सबको इनलैंड वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में फेमस ये लेक है, लेकिन आज इसके साथ हो रही है समस्या। और ये रामसर साइड भी है दोस्तों। ठीक है, ये जो सांबर लेक है 1990 में हमने रामसर कन्वेंशन के अंदर भी इसको डिक्लेयर किया था। ये ना कि सिर्फ एक वर्ल्ड फेमस लेक है, इट इज ऑल्सो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सांबर लेक जो है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है। अभी तक दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियों में से जो है पानी आता है। तो रिसीव वाटर फ्रॉम 6 रिवर्स, आपकी सामोद, खारी, मंथा सब लोकल रिवर्स हैं, खंडेला, मेदांता और रूपनगढ़। ये 6 नदियां हैं जिनका पानी आता है सांबर लेक के अंदर। यहाँ पे लगभग जीरोफिटिक टाइप की आपको मिलेगी वेजिटेशन। जीरोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो ड्राई कंडीशंस में आपको डेजर्ट एरियाज में मिलते हैं। तो जैसे आपका कैक्टस हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं फौना की, अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो फ्लेमिंगोज जो है, पेलिकन्स, वाटरफाउल्स यहाँ पे अक्सर आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो यहाँ पे आते हैं। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंसर्न क्या हो रहा है। मेजर कंसर्न क्या है? जो एरिया कम हो रहा है सांबर लेक का, लगभग 30% सांबर लेक का जो एरिया है इट हैड बीन लॉस्ट ड्यू टू माइनिंग। सबसे बड़ा कारण है माइनिंग। माइनिंग की वजह से कम 30% एरिया जो है सांबर लेक का वो ऑलरेडी जो है आपका खराब हो चुका है। और उसके अलावा इलीगल सॉल्ट पैन एनक्रोचमेंट्स, इलीगली जो लोग जो है सॉल्ट पैंस में इलीगल जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और माइनिंग, ये दो सबसे बड़े कारण जिसकी वजह से यहाँ पे एरिया कम हुआ है। बहुत सारे लोगों का, लोकल लोगों का लाइवलीहुड भी खतरे में आया दोस्तों। क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे आपका एरिया कम होगा, बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है, आजीविका है, वो जुड़ती है सॉल्ट मेकिंग से। Aravali hills have decreased by 0.1%. The hill has a natural barrier limiting salt from spreading into other fertile areas. और एक और नुकसान है, अभी देखो अरावली की हाइट कम हो रही है। आप जानते हैं अरावली जो है हमारी, दिस इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होने की वजह से लगातार इसकी हाइट कम हो रही है। 1971 से अगर आप आज की अरावली को कम करेंगे, इसकी हाइट कम होगी। पहले अरावली जो है एक बैरियर का काम करती थी, जो इसके अंदर सॉल्ट लेक है उसको बाहर नहीं जाने देती थी। अभी इसकी हाइट कम हो गई है अरावलीज की, तो सॉल्ट जो है बाहर की तरफ भी स्प्रेड होता है। हवाएं, स्पेशली विंड्स कैरी कर लेती हैं, इसको बाहर ले जाती हैं। और ये जो सॉल्ट है, जब ये सॉल्ट फर्टाइल एरियाज पे गिरता है, सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं, इनसे जो हमारी सॉइल है उसका होता है डिग्रेडेशन। सॉइल हो जाती है सलाइन, और सलाइन सॉइल्स बनती हैं इनफर्टाइल। इसमें कोई उपजाऊ नहीं है, यहाँ पे आप जो है ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह, खेती वगैरह आप कर नहीं सकते। ठीक है, और जहां तक बात माइग्रेटरी बर्ड्स की है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के केस में वेटलैंड्स डिक्रीज्ड whereas vegetation cover has increased, leading to shortage of red algae which forms the main source of food for migratory birds. अब देखो वेटलैंड जो कम हुआ है, वेजिटेशन कवर तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन
क्योंकि वेटलैंड इसका एरिया कम हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका रेड एल्गे जो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स खाते हैं, तो रेड एल्गी की कमी होगी इस लेक के अंदर। अब जब खाना ही नहीं है, फूड ही नहीं है माइग्रेटरी बर्ड्स को, तो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आके करेंगे क्या? अभी रिसेंटली आपने अगर याद होगा 2019 में एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी सांबर लेक से, और लेक न्यूज ये थी दोस्तों कि कम से कम 20,000 से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे मरे हुए पाए गए थे। 20,000 से ज्यादा जो बर्ड्स हैं इस लेक के आसपास ड्यू टू एवियन बॉटुलिज्म, इसका मेन कारण बताया गया था, और यहाँ पे 20,000 बर्ड्स मरे पाए गए थे। तो तब से लेकर के बहुत बड़ा कंसर्न है, माइग्रेटरी बर्ड्स कम हो रहे हैं क्योंकि उनका खाना कम हो रहा है, एरिया और लाइवलीहुड। तो ये जो सांबर लेक है, इसका जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, it shrinking has an impact on livelihood of the local people and also migratory birds. तो क्या किया जाए इसके लिए, क्या कदम उठाए जाए या क्या क्या कदम उठा रही है सरकार? तो कुछ स्टेप्स हैं जो इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, नए टूरिस्ट पॉइंट। स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया है कि नए नए टूरिस्ट पॉइंट जो है सांबर सॉल्ट लेक के आसपास, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये लेक जो है डेजर्ट सर्किट का भी पार्ट है। अगर आपको पता होगा, हमारे इंडिया में एक स्वदेश दर्शन स्कीम है, उसमें अलग अलग सर्किट्स हैं, उसका भी एक ये पार्ट है। जो नई डेस्टिनेशंस हैं इस लेक के आसपास जो हम बनाएंगे, उसमें सॉल्ट म्यूजियम है, कैरावन पार्क है, बाइसाइकिल ट्रैक्स हैं, इन सबको फाइनलाइज किया गया ताकि हम फिर से टूरिज्म को रिवाइव कर सकें, और इसके साथ में जो वहां के लोकल पीपल हैं, लोकल लोगों की लाइवलीहुड को फिर से रिस्टोर कर सकें, उनको एक ऑल्टरनेटिव तरीका दे सकें पैसा कमाने का उस एरिया के आसपास। सॉल्ट ट्रेन भी स्टार्ट किए। सॉल्ट ट्रेन विच ट्रांसपोर्ट सॉल्ट फ्रॉम पैन टू नियर बाय रिफाइनरी विल आल्सो बी रीस्टार्टेड। दोबारा से यहाँ पे लाइवलीहुड को और पुश करने के लिए सॉल्ट ट्रेन भी चलाई गई। एरिया को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? एरिया को बचाने के लिए जो इलीगल सॉल्ट प्रोडक्शन है लेक में, उसको रोकना बहुत जरूरी है। हालांकि एक्शन लिए गए हैं अनऑथराइज्ड बोरवेल्स के खिलाफ, लेकिन अभी भी एनक्रोचमेंट ऑन एंड ऑफ होती रहती है। तो यहाँ पे सरकार को थोड़े सख्त कदम उठाने होंगे, इलीगल सॉल्ट प्रोडक्शन को खत्म करना होगा। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया था कि वो एक टेम्परेरी शेल्टर बनाएंगे माइग्रेटरी बर्ड्स का लेक के आसपास, और वहां पे उनके फूड को मैनेज करने के लिए, चाहे उनको सरकार को आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करनी पड़े रेड एल्गी भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, ताकि पक्षी आए अपना वहां पे फीड करें और उनको बेनिफिट मिले। तो वे फॉरवर्ड यही है भाई कि सांबर लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी should be formed by taking expert from multiple agencies. Coordination बहुत जरूरी है। That should be developed under the administration of 3 district, because 3 डिस्ट्रिक्ट इसके एरिया लगता है। तो जयपुर, अजमेर और नागौर, ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो अथॉरिटीज है उनको भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट। अब ये नेशनल एसेट है, पूरे दुनिया में वर्ल्ड फेमस है दोस्तों, तो सांबर लेक को तो बचाना पड़ेगा। सांबर लेक का श्रिंकेज जो है ये बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, जिससे हमें बहुत अर्जेंटली वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। क्वेश्चन नंबर 6 आज का देखो, 6 क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन में दे दिए हैं। इतना मटेरियल दे दिया कि भाई लिख लिख के तुमको मजे आ जाएंगे। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 जरा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको लिखना है recent shrinking of Sambar Salt Lake. Recent shrinking of Sambar Salt Lake is not just a threat to migratory birds, but also livelihood of local people, but also livelihood of the local people, right?
अब यहां पे जो क्वेश्चन है, यू हैव टू इवैल्यूएट, आप इसको कीजिए एग्जामिन and suggests desired measures that can be taken। अब देखो, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया सिर्फ वहां तक लिमिटेड मत रहना, ठीक है? जो क्लास में डिस्कशन हुआ है उसके भी बियॉन्ड जाना प्लीज, उसके बियॉन्ड जाना, अपने भी खुद के इसमें आप जरूर ऐड ऑन करें, अपने भी अपने आइडियाज को ऐड ऑन कीजिएगा, ठीक है? तो क्या क्या किया जा सकता है, मेजर्स दैट कैन बी टेकन, आपको बताना है। दिस आई एम गिविंग फॉर 250 वर्ड्स, ये भी 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए। ठीक है, दैट यू हैव टू राइट। जल्दी बताइए, इसका GS3 के लिए है, और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो है डालने हैं, राइट? दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो आई होप गाइस कि आपको आज का ये पूरा डिस्कशन पसंद आया। और भाई मैं फिर से बता रहा हूं, अगले महीने होने वाली है प्राइस हाइक, तो प्राइस हाइक से पहले पहले सब बच्चे अनअकैडमी प्लस को कर लेना सब्सक्राइब। मेरे नए कोर्सेज आ रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, एथिक्स के और ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये सब आ रहा है अगले महीने। तो आशीष मलिक रेफरल कोड यूज करके अपना डिस्काउंट भी क्लेम कर लेना, अनअकैडमी को सब्सक्राइब भी कर लेना। नए बैचेस का के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, सर नए बैचेस कब आ रहे हैं? सो मैं आपको बता दूं नए बैचेस के बारे में, कि जो भी नए बैचेस हैं हमारे, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर। तो सब लोग नोट कर लें कि 1 सितंबर से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे आप 2022 की तैयारी करें, 2023 की तैयारी करें, तो यही मौका है दोस्तों एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी यूपीएससी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए। यूपीएससी की तैयारी को बूस्ट अप कीजिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ में, जो शुरू हो रहे हैं बैचेस आपके 1 सितंबर से। और इसके लिए 1 ईयर के बैचेस हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग कैसे कैसे कवर करेंगे वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2 साल के लिए भी हमारे पास एक पूरा कंप्लीट प्लान है। तो सारी जर्नी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको कराई जाएंगी दोस्तों। ये सब आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और साथ ही साथ में खास ख्याल रखिएगा, प्राइस हाइक हो इससे पहले पहले सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगले महीने प्राइस बढ़ जाएगी सेम सब्सक्रिप्शन की। अभी तो लिमिटेड ऑफर है, आपको इन प्राइसेस पे जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकती है 1 ईयर और 2 ईयर की, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपको आशीष मलिक रेफरल कोड यूज करके मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्कशन पसंद आया दोस्तों। और आज का जो पीडीएफ है, मैंने आपको रिपीट भी किया था, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि आज का जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। जो स्टार्टिंग में वीडियो करके देखिएगा, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल दिया था, तो टेलीग्राम चैनल कर लो ज्वाइन। टेलीग्राम चैनल है आशीष मलिक अनअकैडमी के नाम से, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा आज का। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको वहीं पे मिलता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई। एंड साथ ही साथ में जो है इन क्लासेस का ऐसी मजा लीजिए, हर रोज सुबह 8 बजे ये क्लासेस होती हैं।